Today we study about political science. Here the government is legislative, executive and judiciary. Legislative means विधायिका, executive means कार्यपालिका, judiciary means न्यायपालिका. Legislative जो होती है वो पार्लियामेंट यानी संसद में काम करती है, इलेक्टेड बाय पीपल एंड मेक लॉज. एंड एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इनकम टैक्स एनफोर्समेंट ऑफ लॉज यानी कानून को लागू करवाने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है. रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ये जुडिशियरी का काम होता है. हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई इसी तरीके से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर was given by French philosopher Montesquieu. In March 23, 1946 एक कैबिनेट मिशन इंडिया आया था जिसमें 3 लोग शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स. कैबिनेट मिशन किस लिए बुलाया गया था? डायलॉग विद इंडिया, जिससे कि इंडिया के साथ जो भी करार किया जाए उसके लिए डायलॉग के लिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो है मार्च 23, 1946 में बुलाया गया था. अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रपोज टू बी सेट अप फॉर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का. दैट्स वाई द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 were elected by provincial assembly, 4 by chief commissioner province and elected by Delhi Ajmer, and 93 were nominated by princely state. princely state क्या हुआ करते थे? ये देसी रजवाड़े थे. देसी रजवाड़ों को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था. 1813 में यहाँ पर एक चार्टर एक्ट आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में आया था. उस टाइम जो हमारे फर्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड किनिंग थे. इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 में आया था. थ्रू इंडियन 1909 में मॉर्लियमेंट रिफॉर्म आया था, जिसके कारण इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में भी रिलीज़ हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था और इसमें क्या था? देश में 11 प्रांतों में प्रांतीय सभाओं का गठन किया गया था इस दौरान. अब हम बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन की. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे. इसकी सबसे पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो इसके टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसके 2 दिन बाद ही इसके परमानेंट चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. 11 दिसंबर 1946 को प्रिंसली जो स्टेट था जिसमें कि निज़ाम हैदराबाद स्टेट ऑफ स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग. जो ये मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वो अपना विलय यानी अपना जो एडॉप्शन है वो इंडिया में नहीं चाहते थे. 1952 में फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के जीवी महावलंकर बने थे. 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और उस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का नाम दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डिवाइडेड इनटू 22 कमिटीज इन ऑल. 12 समितियों में इसको डिवाइड किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को. जो इस कमेटी में यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट की कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के हेड थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इन्हीं की सुपरवाइजरी में ये कमेटी बनाई गई थी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड बी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी. इन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है. हमारा संविधान बनाने में सबसे बड़ा जो महत्व था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. ड्यूरिंग दिस 114 डेज यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन मीटिंग वर हेल्ड. 26 नवंबर 1949 को लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी. 9 दिसंबर 1946 को ये स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी. इसमें टोटल उस टाइम पे मेंबर 299 थे, लेकिन अब प्रेजेंट में इसके मेंबर 284 हैं. 3 जून 1947 को डिवीज़न ऑफ इंडिया पाकिस्तान हो गया था. आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्रेज ऑफ 299 मेंबर्स रह गए थे उसमें. ओरिजिनल पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट प्रिंटेड फ्रॉम ओनली इन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म. ये प्रिंटेड नहीं है, मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में रखा गया. मेन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, टोटल 395 आर्टिकल्स हैं जिसमें कि सम ऑफ कॉल्ड द स्केड्यूल्स और बिफोर 8 to 12 आर कॉल्ड स्केड्यूल.
फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे प्रियम्बल कहा जाता है, जैसे प्रस्तावना हिंदी में कहा जाता है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया था। उस टाइम पर इसमें 15 आर्टिकल सेलेक्टेड किए थे, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया तब इसमें सारे के सारे मतलब जितने भी आर्टिकल्स थे उनको ऐड कर लिया गया था। आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान दिया गया, यानी इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, ये सब आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया। जो हमारा कुछ आर्टिकल्स के बारे में मैं बीच बीच में बताऊंगी। आर्टिकल 60 जो है, जो ओथ ली जाती है, शपथ ग्रहण की जाती है, उसके बारे में आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। आर्टिकल 379 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंटिन्यूड इट्स वर्क एज अ प्रोविंशनल पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान के तहत नई संसद बनाने तक संविधान सभा ने औपचारिक संसद के रूप में 26 नवंबर 1949 के बाद काम किया था, और संविधान सभा का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। परंतु 1952 के बाद यह अधिकार संसद को प्राप्त हो गया था, जब विधेयक पारित हो गया था। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हैं, कमिटमेंट कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1885 में सेलिब्रेट किया था अपना पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 26 नवंबर 1949 में बनने के बावजूद भी इसे लागू जब किया गया था 26 जनवरी 1950 का, यही रीज़न था क्योंकि हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया था। उस टाइम पर पार्टी जो थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में बताती हूँ। सबसे बड़ा बिगेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ अमेरिका, और एग्जाम्पल ऑफ अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स डन बाय विच यूएस पीपल गॉट राइट इन 1789। हमारा जो संविधान है वो लचीला और कठोर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लचीला इसलिए कहा जाता है कि समय के साथ में इसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। वी कैन चेंज एनी इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट, बट इसको हम कठोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चेंज के लिए कोई भी इजीली आके इसको चेंज नहीं कर सकता। वी रिक्वायर्ड सम मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू चेंज दैट इज़ प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। आफ्टर दैट फर्स्ट इन लोकसभा, it will passed, it will go to Rajya Sabha, then President. After these process, any of the rule or any of the amendment done in the constitution. That's why our constitution is called flexible and hard. एसेंशियल फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। हमने कुछ चीज़ें अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो तो हमने कहीं से बोरो की है। पहला है आइडिया ऑफ हैविंग प्रियम्बल। हमारे संविधान में पहला पेज प्रियम्बल होना चाहिए, ये हमने यूएस से लिया है। सिटीजनशिप के रूल्स हमने ब्रिटेन से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, आयरलैंड से लिए गए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यानी संसद की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमने ब्रिटेन से लिया है। इमरजेंसी प्रोविंस ये वेमनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारी, जैसे कि रिस्पेक्ट आवर फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब हमने सोवियत रसिया से लिया है। जुडिशियल पावर जो है यानी जुडिशियल रिव्यू कैसे किए जाते हैं ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ क्वासी फेडरल। इंडिया इज़ नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो इंडिया है इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है बिकॉज सेंटर नॉट फॉर्म्ड स्टेट बट अट्रैक्ट टू द स्टेट। देयर एग्जिस्ट अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ विच 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 7th शेड्यूल में दिया गया है कि स्टेट और सेंटर की पावर अलग अलग हैं। कुछ मामले में सेंटर इंटरफेयर कर सकता है स्टेट में, बट हर मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर किसी को पर्टिकुलर पावर दे दी जाए तो वो पर्टिकुलर पावर का गलत यूज़ ना करे, इसलिए कुछ पावर्स आपके स्टेट के पास हैं और कुछ सेंटर के पास होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ राज्यसभा इन पार्लियामेंट to protect the interest of state, existence of independent judiciary in form of Supreme Court to protect the division of power between center and state। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। मिक्स और रेजिड मैंने बताया था जैसे कि अभी कठोर और लचीला संविधान है हमारा, इसका कारण यही है, मैंने बताया अभी इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि हमारा संविधान रिजिड और यानी कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें
जो संशोधन है यानी जो अमेंडमेंट्स हैं वो इजीली नहीं हो सकते हैं, और जो इसमें फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि समय के साथ अगर इसमें कोई चेंज करना हो तो दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। हमारे इसके लिए हमारे दोनों हाउसेस जो हैं वो पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में विद सपोर्ट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस दैट विल बी पास्ड। अगर हम बात करें 2016 में एक अमेंडमेंट हुई थी, दैट इज़ 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट bill which is related to GST has been enacted as 101 constitution amendment act 2016 के according। now we will talk about our preamble, first page of the constitution। ये तो हमारे कुछ essential features से हम बात करेंगे हमारे preamble के बारे में, जिसे हम preface भी कहते हैं। it is like an introduction to the constitution and it represents the sum and substance of the constitution from starting line जो हमारी constitution की है वो ये है, we the people। ये नहीं कहा गया कि जिन्होंने कमेटी बनाई थी उन्होंने ये constitution, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस लाइन का मतलब ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसकी लास्ट लाइन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 26 1949 अडॉप्ट इनैक्ट टू गिव अवर सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Now, we the people word in the preamble indicate that the source of Indian constitution are the people, because our country is democratic country. So any decisions will be taken in behalf of all the people of India, not on the prime minister, not on the CMs। भारतीय संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। सर्वजिनिटी का मीन्स होता है रिसाइड्स इन द पीपल इन इंडिया। इनेक्ट का मतलब होता है दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड एज अ फॉर्म of law in actual practices it is regarded as supreme law of the country। यानी कोई भी लॉ बनता है तो that means in people of India will include in that। some word used in constitution, sovereign means India is an independent country and is free to decide its internal matter without being under the control of any foreign power। socialist, secular, integrity words were added into the प्रियम्बल बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें कुछ वर्ड जोड़े गए बाद में, सिकुलर, सर्विजिनिटी, इंटीग्रिटी, जैसे कि इनको सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, सिकुलर पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी अखंडता, यानी इन सब को ऐड करने के लिए एक अमेंडमेंट की गई थी जिसे 42 अमेंडमेंट कहा गया था 1976 में। सोशलिस्ट मतलब मेनली फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए था, ये मेनली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स, ठीक है। और सोशलिज्म जिसे कहा टू ईच अकॉर्डिंग टू द नीड, इट एड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। सोशलिस्ट वर्ड इसलिए ऐड किया गया था जो पुअर पीपल्स हैं उनको भी अपलिफ्टमेंट किया जाए। इंडिया में उस टाइम पे भी गरीबी थी, इस टाइम पे हमारा देश गरीबी रेखा के अंदर, अब तो काफ़ी डेवलप्ड हो गया बट उस टाइम पे ज़्यादा था। ये कहा गया कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल इज़ नेसेसरी, सो वी यूज टू ऐड अ वर्ड सोशलिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Secular government should maintain ideal distance with all religions. If necessary then government should interrupt। आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते, किसी भी धर्म का विवाद नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को हटाने के लिए यहाँ से कह नहीं सकते, बिकॉज इंडिया इज़ अगेन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हमारे यहाँ पर ये अनेकता में एकता की बात कही जाती है। डिफरेंट रिलीजियस के पीपल रहते हैं, तो हर किसी के मामले में दखल देने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है जब तक ज़रूरत ना पड़े। डेमोक्रेटिक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड में मिली हुई है। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है इंडिया, चाइना, ये जो जगह हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक का मीनिंग्स क्या होता है, एक्सेप्ट ब्रिटेन मेनली कंट्री विच आर डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। इसका मतलब है अ कंट्री वेयर सुप्रीम पोस्ट द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ स्टेट अ प्रेसिडेंट कैन बी अचीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पब्लिक। यानी इस रिपब्लिक होने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा हेड है, जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा हेड कहा जाएगा, स्टेट ऑफ हेड जिसे कहा जाएगा, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ ब्रिटेन को छोड़ के मेनली मोर ओवर कंट्रीज़ में है ये। इट रूल्स आउट ऑल काइंड्स ऑफ हेरिडिटी, मोनोपोली एंड प्रिविलेज। इसकी वजह से जो हेरिडिटी यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी सिंहासन पे बैठने के लिए जो बात होती है, मोनोपोली होती है, उसको हटाया जा सकता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है दैट विल इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक। justice, social, economic and political. All people of country should have right to elect the people. In US democracy 1789 में आई थी, बट वुमेन्स को
ये राइट मिला था कि आप वोट दे सकते हैं, वो 1920 में किया गया था। ब्रिटेन में ये चीज़ 1928 में की गई थी। पॉलिटिकल जस्टिस इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज विच मीन्स ऑल सिटीजन who all attended the age of 18 years and above get voting right on the basis of equality in India। ये फ्रेंचाइज यानी आपके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू देखा गया कि 18+ जो अपना किसी डिसीजन लेने का अधिकार रखता है उसको वोटिंग राइट होना चाहिए इक्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा वोटिंग राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। ये पूछ लिया जाता है कि वोटिंग राइट किसके अंडर में आता है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। कुछ लीगल लॉज होते हैं, तो लीगल लॉज दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक ऑर्डिनरी लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो भी दो तरीके से होता है, फंडामेंटल और अदर राइट्स। जो अदर राइट्स होते हैं उसके अंदर में आता है आपका वोटिंग राइट। जो ऑर्डिनरी लॉ है यानी आपके लीगल लॉ में मैंने दो पार्ट कहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी। जो ऑर्डिनरी लॉ है ये स्टैट्यूटरी राइट होता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये ऑर्डिनरी लॉ में आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वर्ड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी लिबर्टी होनी चाहिए किसी को भी अपने एक्सप्रेस बात करने का, बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, वर्शिप वो कहीं भी कर सकता है। बिलीफ एंड फेथ दोनों में क्या डिफरेंस है? बिलीफ कहता है कि सबूतों के आधार पर आप किसी चीज़ को साबित करें, और फेथ कहता है कि सबूतों के आधार पर साबित ना कर सकते, आप ना कर सकें, मतलब फेथ कहा जाता है उसे। मीन्स विदाउट अफेक्टिंग एनी वन। लिबर्टी होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कि लिबर्टी का मतलब ये कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, नहीं। फर्स्ट कम इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी वर्ड यूज़ हुआ था। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके पास होनी चाहिए स्टेटस अपॉर्चुनिटी, सबके पास होनी चाहिए, वेदर दे आर फ्रॉम एनी कास्ट, एनी रिलीजन। इफ़ यू आर पीपल ऑफ इंडिया यू हैव अ राइट टू डेवलप योर सेल्फ। फेटर्निटी वर्ड दैट इज़ नोन एज ब्रदरहुड, यानी भाईचारा होना चाहिए। ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। जो ब्रदरहुड है इसका मीन्स होता है नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। हम यहाँ पर 2-3 केसेस के बारे में बात करेंगे। बीरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट मामला। बीरूबारी यूनियन केस में ये कहा गया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बीरूबारी यूनियन केस में ये हुआ था। जबकि केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था वर्सेस केरला, इसमें कहा गया था कि नो, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। They changed that, declare the preamble is a part of constitution. In this very cases, Supreme Court also laid down on the theory of basic structure of constitution. According to Supreme Court, the basic structure can never be amended by the parliament. Parliament उसको हटा नहीं सकती, उसको अमेंड नहीं कर सकती है। ये तो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मैंने बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स और कुछ शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आवर शेड्यूल। अभी तो 12 हैं इसमें। पहला शेड्यूल हमारा क्या कहता है? हमारे पहले शेड्यूल में नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्वेश्चन आता है कि नेम ऑफ स्टेट्स देना है या यूनियन टेरिटरीज का देना है, तो वो किसने कौन से शेड्यूल में कहा गया, कौन सा अनुच्छेद में? तो वो हमारे शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 2 में सैलरीज ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज मीन्स ऑफिसर्स की सैलरीज वगैरह के बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया। फॉर्म्स ऑफ ऑथ ऑफ सेवरल फंक्शनरीज शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, जैसे कि यूपी को 31 सीट मिली हुई है स्टेट में, तो ये सब चीज़ें जो राज्यसभा में डिसाइड होती है कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, शेड्यूल 4 में बताया गया। शेड्यूल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, यानी कोई भी ट्राइबल एरियाज़ है यानी पिछड़ी हुए जनजाति जाती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके बारे में हमारे शेड्यूल 5 में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज़ इन असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये शेड्यूल 6 में बताया गया है। ओनली द ट्राइबल एरियाज़ द स्टेट मेक्स ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल बनाई हुई उन्होंने। शेड्यूल 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट 3 चीज़ें शामिल की हुई हैं। यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। जो हमारा यूनियन लिस्ट है इसमें क्या आता है? इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट? दैट द आंसर इज 97। यूनियन लिस्ट में क्या दर्शाया गया, किस चीज़ के बारे में बताया गया? इसमें डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, रेल इन डीमोनेटाइजेशन होना है। तो कौन से शेड्यूल के अंतर्गत चेंज किया गया? तो शेड्यूल 7 के अंतर्गत जो यूनियन लिस्ट आती है उसके अंतर्गत चेंज किया गया। नाउ इसके अंदर दूसरी लिस्ट आती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसमें 67 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एल्कोहल एक्सेट्रा ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। कंकरेंट लिस्ट मैरिज, प्रिवेंशन डिटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ क्यूरलिटी,
टू एनिमल, जैसे कि आपने सुना होगा तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एक, जिसमें कि आई थिंक एनिमल्स को क्रूरता से मारा जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। इसमें इसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया कि ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा जल्लीकट्टू। ऑन रेसिडियल सब्जेक्ट ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। हमारे शेड्यूल 8 की बात करते हैं हम। शेड्यूल 8 में लैंग्वेज हैं 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें पहले 14 लैंग्वेज थी, अब बाद में अभी एक एक्ट जो है आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये हमारी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कही गई, अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज में 8 और लैंग्वेज जोड़ी गई, जिससे कि ये अब 22 लैंग्वेज हो गई। पहले 14 लैंग्वेज थी, और जब अभी अमेंडमेंट हुई 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके लिए की गई थी, तो हमारी लैंग्वेजेस को ऐड करने के लिए की गई थी। कब हुई थी ये? 2003 में हुई थी। और इसमें कितनी लैंग्वेज ऐड हुई थी? 8 लैंग्वेज ऐड हुई थी। उससे पहले कितनी थी? 14 थी, और अब कितनी है? टोटल 22 हो गई हैं। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये सब लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये 1951 की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। 31B आर्टिकल जो है हमारा, वो हमें ये बताता है, 9th शेड्यूल के बारे में बताता है कि इंक्लूड लैंड रिफॉर्म्स दोज लॉज एंड रूल्स एडेड इन 9th शेड्यूल देन जुडिशियल रिव्यू कांट रिमूव इट विल प्रोटेक्ट इन द शेड्यूल। 9th शेड्यूल का लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं, बट इसको मिसयूज़ नहीं करने दिया जाता, क्योंकि मैंने बताया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड और फ्लेक्सिबल है। 9th शेड्यूल में अगर कोई बात लिख दी जाए तो उसे हम किसी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा भी हटा नहीं सकते, उसको कोई नहीं हटा सकता है। तो 76th अमेंडमेंट 1974 रिटर्न इन 9th शेड्यूल, तमिलनाडु ने रिजर्वेशन मांगा था इन द शेड्यूल। इट प्रोटेक्ट टू दोज लैंड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू विच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तमिलनाडु ने एक 76 अमेंडमेंट 1974 में की थी 9th शेड्यूल में, कि उनकी ये ज़मीन जो है वो किसी को ना दी जाए। ये तमिलनाडु को इसमें ऐड कर दिया गया था, जैसे कि गुर्जर आरक्षण मांगते हैं, जाट आरक्षण मांगते हैं। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि ये इतना ये चीज़ है और उसको 9th शेड्यूल में लिख दिया जाए, तो उसको फिर दोबारा हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए कोई भी अमेंडमेंट करने से पहले गवर्नमेंट जो है सबकी सलाह ज़रूर लेती है। 10th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। इट कंटेन द प्रोविजन एज अ डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन, यानी किसी भी ग्राउंड डिटेक्शन किसी भी चीज़ का अगर होता है, यानी एंटी डिटेक्शन प्रोविज़न है ये, टू डिफेक्ट और टू चेंज द साइड हम कह सकते हैं। तो इसके लिए आपने 10th शेड्यूल बनाया हुआ है। इसमें दल विदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 11th शेड्यूल, दिस वॉज एडेड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा 9th जो शेड्यूल था वो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, जो 8th था हमारा, 8th जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, और उसमें हमने लैंग्वेजेस ऐड की थी। 2003 में हुआ था, 8 लैंग्वेज ऐड की हुई थी। हमारा जो ये आपका 9th शेड्यूल है ये 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, और जबकि हमारा जो 10th शेड्यूल है जिसमें कि एंटिफिकेशन लॉज हैं, ये हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1958 थी। हम बात कर रहे हैं 11th की, तो इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था इसे। इट कंटेन 29 सब्जेक्ट फॉर पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पंचायती राज कौन से शेड्यूल से बिलोंग करता है, तो हमारे 11th शेड्यूल से बिलोंग करता है, और आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। कमेटी बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी इन फॉर डेवलपमेंट थ्रू ग्राम पंचायत, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया गया था जब हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। सजेस्टेड इन 1957 इसने सजेस्ट किया कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का भी। अक्टूबर 1969 में दिस टायर सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1969 में 2 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट किया गया था, इस 3 टायर सिस्टम को जो हमारे पंचायती राज में है। इन 1978 अशोक मेहता कमेटी अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी, दिस कमेटी रिकमेंडेड 2 टायर सिस्टम, अगेन दे रिकमेंडेड फॉर द 2 टायर सिस्टम एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज डिस्क्राइब, जो इसके बारे में ज़्यादा जो हमारे पार्ट 9 में किया गया है,
आर्टिकल्स के पार्ट 9 में किया गया। एंड 3 सा सिस्टम क्या था, जिला पंचायत होनी चाहिए, तहसील पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। फिर से हटाकर इसे जिला पंचायत तो रखा गया, तहसील आई थिंक हटा दिया गया और ग्राम पंचायत। एंड ऑल्सो 1/3 सीट फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और आगे ये भी कर दिया गया कि इलेक्शन में 1/3 सीट्स पे जो है वुमेन का रिजर्वेशन होगा। हमारा लास्ट शेड्यूल 12 एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। दिस कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 18 सब्जेक्ट फॉर म्यूनसिपैलिटी के लिए इसमें 18 सब्जेक्ट। अगर हम बात करें जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 11वें शेड्यूल में, तो 74 जो है 12वें शेड्यूल में। 73rd में हमने पंचायती राज यानी विलेज के डेवलपमेंट की बात की थी, जबकि 12th शेड्यूल में जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके बारे में बता, इसमें म्यूनसिपैलिटी यानी सिटी के डेवलपमेंट की बात की गई थी। इन 1667 इन मद्रास स्टेट म्यूनसिपैलिटी के ऊपर ये बात हुई थी। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट किया था वायसराय ने। फादर ऑफ म्यूनसिपैलिटी सिस्टम और अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब हम अगली क्लास में अपने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।